शहरी पार्ट 2 के अंतर्गत मल यह टॉपिक देख रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले जो अन्नमल है उसके अंतर्गत पुरुष ये पॉइंट लिया था, उससे हम देख रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पुरुष के बारे में यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं, जैसे पुरुष से उत्सर्जित होने वाले घटक यानी मल के साथ साथ और कौन से घटक हमें पुरुष के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके बाद आहारीय द्रव्यों का जो विपाक होता है और पुरुष इसका क्या संबंध होता है ये देखा हमने। और पुरुष के कार्य ये हमने देखा था, और पुरुष की विकृति इसको हमने जस्ट स्टार्ट आउट किया था। अब पुरुष में दो प्रकार की विकृतियां होती है, पुरुष रुद्धि और पुरुष क्षय। तो इस पॉइंट को हम आज विस्तार से देखेंगे। तो पुरुष विकृति के अंतर्गत उसके जो कारण है, मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है अयोग्य आहार और दूसरा होता है पुरुष वेग का धारण। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम देखते हैं पुरुष वृद्धि के लक्षण। पुरुष का प्रमाण बढ़ता है, पुरुष की उत्पत्ति ज्यादा मात्रा में होती है और पुरुष पक्वाशय में जमा रहना, इस प्रक्रिया को पुरुष वृद्धि कहते हैं। तो पुरुष की जो नॉर्मल मात्रा कही गई है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, हमने देखा था कि 7 अंजलि उसका प्रमाण कहा जाता है। 100 अंजलि प्रमाण हम लेते हैं, तो ये उसकी नॉर्मल मात्रा है। ये जो प्रमाण है ये बढ़ जाता है और पुरुष की जो उत्पत्ति होती है वो उससे ज्यादा मात्रा में होती है। और पुरुष पक्वाशय में जमा रहना, तो ज्यादा मात्रा में वहां पे पुरुष जमा रहता है और ज्यादा मात्रा में उसका उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पुरुष वृद्धि। अब उसका जो संगठन होगा वो अगर रेगुलरली बन रहा है और उसका विसर्जन हो रहा है तो वो सप्तांजलि रहेगा। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में पुरुष बन जाता है और उसका एक्यूमुलेशन पक्वाशय में यानी कोलन में होता है तो उसको हम पुरुष की वृद्धि होती है ऐसा कहेंगे। पुरुष वृद्धि में पुरुष पक्वाशय में जमा रहने के कारण पक्वाशय फूल जाता है। वो पेट इस अवयव के ऊपर दबाव आकर आगे के लक्षण निर्माण होते हैं। तो पुरुष वृद्धि में क्या होता है, पुरुष पक्वाशय में ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, उसके कारण पक्वाशय फूल जाता है। अब वो फूलेगा क्यों? क्योंकि वहां पे जो अपानवायु होता है उसका कार्य करना होता है कि उस बने हुए मल को शरीर के बाहर निकाल देना। तो जब पुरुष ज्यादा मात्रा में जमा होता है वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। ओके, तो उसके संचरण के लिए जो जगह लगती है अपानवायु की, वो संचरण के लिए उसे जगह प्राप्त नहीं होती है और उसकी उसको जगह न मिलने के कारण पक्वाशय फूल जाता है। तो वो उसके वजह से वो वायु और वहां पे मल भी है, इसके कारण पक्वाशय फूल जाता है। इस अवयव को ऊपर दबाव आता है, आकर आगे के लक्षण निर्माण होते हैं। तो इसके ऊपर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पक्वाशय फूलने की वजह से पेट की जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल साइज है उससे वो ज्यादा मात्रा में बड़ा होगा, क्योंकि उसमें पुरुष भी ज्यादा मात्रा में जमा है और वायु के संचरण के लिए जगह नहीं होती है तो वो भी वहां पे रहता है। तो उसके कारण उसकी साइज बढ़ जाती है, स्वेल हो जाते हैं और उसका परिणाम वहां की जो बाकी के ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने में होता है, क्योंकि वो स्वेल होता है तो उसका प्रेशर बाकी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है और वो पड़ने के कारण आगे के लक्षण जो होते हैं वो निर्मित होते हैं। इसका रेफरेंस हमें मिलेगा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/13। लक्षण कौन से उत्पन्न होते हैं, तो कुक्ष अध्वान आटोपम गौरवम वेदनाम शकृता, ऐसा कहा है। यानी विविध कारणों से बड़ा हुआ पुरुष कुक्षी में अधमान आटोप, शरीर में भारीपन तथा वेदना को उत्पन्न करता है। तो ये पुरुष के अंतर्गत का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुरुष वृद्धि और क्षय। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से भी ये समझना
महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जो कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से पुरुष बढ़ता है, उन कारणों से बढ़ा हुआ पुरुष जब कुक्षी यानी कुक्षी प्रदेश यानी मलाशय को कहा है, कोलन को कहा है, तो कुक्षी में आत्मान उत्पन्न करता है। आत्मान यानी क्या होता है? आत्मान का मतलब होता है अफरा, जिसे उर्दू में हिंदी में हम अफरा कहेंगे, पेट फूलना। तो क्या होता है, वो जो वायु होती है उसके संचरण के लिए जगह नहीं मिलती है और वो फूल जाता है। तो मुख्यतः ये अपान वायु रहेंगी। अपान वायु का निस्सरण प्रॉपर वैसे नहीं हो रहा है वहां पे, इसके कारण उसकी अनुलोम गति प्रतिलोम हो जाएगी और उस जगह में वो इधर उधर जहां पे भी जगह मिलेगा वहां फैल जाएगा। उसकी वजह से वहां पे पेट फूले समान होता है। पेट फूले समान होता है माने उस वायु के समान हमें उस प्रकार के लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं और एक्चुअली कोलन जो होते हैं फूल जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कोलन के अंतर्गत एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से वायु तैयार हो रही है, वो वायु मल के साथ शरीर के बाहर निष्क्रमित हो जाती है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए जो भी मल के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होके वायु जमा होती है, वो उस एरिया में जमा होके निस्सारण न होते हुए वहां पे जमा हो जाती है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है, जिसको अपरा कहते हैं। उसके बाद आटोप, आटोप का मतलब होता है गुड़गुड़ाहट। ओके, तो ये जो वायु होती है वो बनती है और उसको जहां जगह मिलती है वहां पे वो चली जाती है फिर, और उसकी वजह से एक प्रकार की वॉइस क्रिएट होती है, गुड़गुड़ाहट। तो कोलोन हो, इसमें एक प्रकार की वेव्स हमेशा चलती रहती है, ऑस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, मल बनता है, उसके वजह से वो स्लो रहती है। और जब डेफिकेशन होता है तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो हमें ये स्टेथोस्कोप से पता चलता है। लेकिन जब आटोपी लक्षण होता है तो हमें स्टेथोस्कोप से अलग अलग प्रकार की आवाज आती है। अगर स्टेथोस्कोप हम नहीं भी लगाए, ऐसे भी पेट से कुछ मात्रा में आवाज हमें सुनाई देती है। तो वो वहां पे उत्पन्न हो जाती है और वो जो लक्षण है उसे हम आटोप कहते हैं। उसके बाद शरीर में भारीपन। तो आपको पता है जैसे मल निस्सारण नहीं होता है तो एक प्रकार का गौरव तो शरीर में उत्पन्न हो जाती है, वो वहां पे उत्पन्न होती है तथा वेदना को उत्पन्न करता है और उसके कारण पेन होता है। मल बनने के बाद उसका शरीर से योग्य समय पर बनने के बाद निष्क्रमण होना आवश्यक होता है। निष्क्रमण नहीं हो रहा है और उसके कारण ये लक्षण वहां पे उत्पन्न होते हैं और उसके कारण वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि उससे भी वेदना उत्पन्न होती है कोलोन को, और उसका प्रेशर बाकी ऑर्गन के ऊपर पड़ता है तो बाकी ऑर्गन में भी पेन होता है। तो ये लक्षण हमें अष्टांग सूत्र स्थान की 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में मिलता है। अब इसी अध्याय का जो अरुंधोत्तर टीका का श्लोक है वो हम देखते हैं। अष्टांग सूत्र स्थान 11/12 अष्टांग सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक अरुंधोत्तर टीका के अंतर्गत का। इसमें उन्होंने आत्मान की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि वातेन नो उदर पूर्णम, ऐसे उन्होंने आत्मान की व्याख्या की है। इसका मतलब ये होता है कि पक्वाशय में वायु प्रमाण बढ़ता है, वो उदर प्रदेश में सब तरफ वायु का संचरण होता है, इसे आत्मान कहते हैं। उन्होंने कहा है कि पक्वाशय में वायु की निर्मित तो होती है, लेकिन वायु की निर्मित होने के बाद उसका निस्सारण हो जाता है। तो पक्वाशय में वायु का प्रमाण तो रहता ही है, लेकिन वो बढ़ जाता है। वो उदर प्रदेश में सब तरफ वायु का संचरण हो जाता है। अब उसकी गति अनुलोम है तो शरीर के बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो प्रतिलोम हो जाएगा और उसको जहां जगह मिलेगा वहां पे चला जाएगा। इसीलिए सब तरफ वायु का संचरण हो जाता है, यानी सब तरफ वायु फैल जाती है। इसे ही आत्मान कहते हैं। आत्मान का योग्य वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो इसका और अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है हमें वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो हम सुश्रुत संहिता के अंतर्गत का एक श्लोक देखेंगे। सुश्रुत निदान स्थान 1/88। सुश्रुत निदान स्थान के पहले अध्याय का 28वां श्लोक यानी 1/88। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि स आटोपम
ऊर्ध्वरुजु जमा अधमानम उदरम भृशम अध्वानमिति जानियात घोरम वात निरोधजम। इसमें कहा गया है कि प्रकुपित अधोवायु के निरोध से भयंकर रूप में उत्पन्न हुए आटोप के सहित अत्यधिक पीड़ा युक्त अत्यंत फूले हुए उदर को अधमान कहते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रकोपित अधोवायु, अब अधोवायु होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अपान वायु के बारे में कहा है। प्रकोपित अधोवायु के निरोध से, निरोध हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, निरोध से भयंकर रूप में उत्पन्न हुआ आटोप, यानी वहां पे जो गुड़गुड़ाहट होती है, ओके, वहां पे उत्पन्न हो जाता है और वो सब तरफ फैलने लगता है, उसकी वजह से ये आवाज आती है। और तो भयंकर रूप से उत्पन्न हुआ आटोप के सहित अत्यधिक पीड़ा युक्त अत्यंत फूले हुए उदर को आदमान कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अत्यधिक फूला हुआ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फूला हुआ और अत्यधिक पीड़ा युक्त, बहुत ज्यादा वेदना उत्पन्न करने वाला, उसको उन्होंने आदमान ऐसी संज्ञा दी है। तो इस प्रकार का वर्णन हमें सुश्रुत निदान स्थान में मिलता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के साथ अगर हमें उसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है, मैंने आदमान का मतलब होता है टिम्पेनाइटिस या फिर मेट्यूरिज्म। तो टिम्पेनाइटिस जो वर्ड है एक्चुअली वो ग्रीक ड्रम वर्ड्स के से इंस्पायर्ड है। टिम्पेनाइटिस का मतलब होता है यही कि वायु उत्पन्न हो जाती है और वायु उत्पन्न होने के बाद जिस प्रकार से ड्रम का आवाज आता है उस प्रकार से वहां पे आवाज आती है, ऐसा उन्होंने थोड़ा अलंकारिक बताने की कोशिश की है। उसके बाद फिर दूसरी जो टर्म कही गई है मेटियोरिज्म, तो ये थोड़ी सी टर्म बड़ी है, उसको हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखते हैं। तो मेटेरियलिज्म का एक्चुअली मीनिंग होता है कि रैपिड एक्यूमुलेशन होता है गैस का इंटेस्टाइन में, कैसे होता है, फास्टली होता है, एक्यूमुलेशन हो गया और उसकी वजह से स्पेसिफिकली क्या होता है कि बाउल जो बाउल होता है उसमें नेक्रोटिक चेंजेस होते हैं, नेक्रोसिस होता है। किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और ये एक सीरियस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें सर्जरी करना आवश्यक होता है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है। और ये मुख्यतः किसकी वजह से होता है, तो इसका मुख्य रीजन है कंजम्पशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनकुक्ड फूड, पोर्क। तो जो पोर्क होता है, पोर्क यानी जो पिग होता है, पिग का जो मतलब मीट बना के अगर उसे हम खाते हैं पोर्क को, तो ये ऐसा अनकुक प्रॉपरली जिसको पकाया नहीं गया है, ओके, और प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है, ऐसे पोर्क को ज्यादा मात्रा में अगर पुनः पुनः खाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पोर्क के अंतर्गत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो वो हमारी बॉडी की इतनी टेंडेंसी नहीं है कि एक तो वो मांस को पचा रहा है और वो भी पोर्क, यानी पोर्क जो होता है वो हेवी होता है क्योंकि उसमें फैट की लेवल ज्यादा होती है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और वो भी अनकुक्ड है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और उसके वजह से नेक्रोटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिससे मेटेरियलिज्म कहते हैं। तो इंडिया में तो पोर्क का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, लेकिन ये नॉर्थ कंट्रीज में जहाँ पे पोर्क के ज्यादा मात्रा में खाया जाता है वहां पे हमें ये डिजीज देखने को मिलता है। उसके बाद हम आटोप के बारे में और थोड़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखते हैं। आटोप यानी वात संचिति में पेट फूलना। आदमान इस लक्षण के साथ आटोप यह भी पुरुष वृत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसमें आटोप का लक्षण तो होता है मुख्यतः पेट का फूलना, यानी वही हो गया। लगभग ये दोनों लक्षण हमें साथ में ही देखने को मिलते हैं। तो
मुख्यतः तो यही होता है कि आदमान यानी पेट फूल जाएगा, और आटोप का मतलब होता है गुड़गुड़ापन। तो इनका कहना है कि वात संचिति में जब पेट फूलता है यानी आदमान होता है, इस लक्षण के साथ आटोप यह लक्षण पुरुष वृद्धि का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो अब उसको और एक्सप्लेनेशन उसका किया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की टीका, हेमाद्री टीका में 11/12। ओके, उसी श्लोक में हेमाद्री टीका में क्या कहा है 11/12 में कि आटोप आत्र कुंजनादि। इसका मतलब कि वात संचिति के कारण पेट फूलने की वजह से पेट में गुड़गुड़ ऐसी आवाज आती है जिससे आटोप कहते हैं। ओके, आंत्र कुंजन आदि का है मतलब आंत्र जो होता है उसके अंदर कुंजन होता है, आवाज होता है, नाद होता है, तो उसको उन्होंने आटोप कहा है। जिस रुग्ण का पेट फूला हो, ऐसे रुग्ण के पेट में अगर स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो आंतरगति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनाई देती है, जिसे आंत्रकुंजन कहते हैं। इस कारण पेट में दर्द भी होता है। वो आदमान के लक्षण के साथ आटोप ये लक्षण हमेशा ही होता है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि जिस किसी भी पेशेंट में पेट फूला हुआ रहता है, उसके पेट में अगर हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं, चेक करते हैं, तो वहां हमें आंतरगति सुनाई देती है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये नॉर्मली भी सुनाई देती है, लेकिन वो बहुत स्लो रहती है, इसीलिए प्रॉपरली हम सुन नहीं पाते। लेकिन जब ये व्याधि उत्पन्न हो जाती है, व्याधिजन्य हो जाता है, तो वो जो वॉइस होती है वो हमें क्लियरली सुनाई देती है, और वो इरिलीवेंट होती है, एक स्पेसिफिक फ्लो उसमें नहीं होता है जैसे नॉर्मल में होता है, जिससे हम आंत्रकुंजन कहते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, पेट में पेन होता है, दर्द होता है। ओके, और हमें ये याद रखना है कि आदमान के साथ साथ आटोप ये लक्षण हमें हमेशा ही मिलता है। आदमान रहेगा तो आटोप रहेगा, और वो ये हमें पुरुष वृद्धि में देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, आदमान व अनाह, इसमें फर्क, दोनों में क्या फर्क है। तो हेमाद्री की इसी श्लोक में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/12, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11/12 का जो हेमाद्री की टीका है, उन्होंने कहा है कि आत्मानम अना मतलब दोनों एक साथ रहते। हेमाद्री इस टीकाकार ने आत्मान और आना है ये दोनों विकृतियां एक ही है यह स्पष्ट किया है। उनका कहना है ये दोनों एक ही है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे थे। लेकिन हेमाद्री ने का कहना क्या है, उनका कहना है ये दोनों भी लक्षण एक साथ मिलते हैं। ओके, तो ये दोनों एक ही है। जबकि लेकिन आचार्य सुश्रुत ने आत्मान व अनाह इन विकृतियों का फर्क स्पष्ट किया है। उन्होंने किस प्रकार से फर्क स्पष्ट किया है, तो वो हमें मिलता है सुश्रुत के उत्तर स्थान 56/20 श्लोक में, 56/20 में हमें उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है सुश्रुत के उत्तर तंत्र में। उन्होंने कहा है कि आमम शक्रुद्वा निचितम क्रमेण भूयो विबंध विगुणादि नीलेन प्रवर्तमान यथा सोम में एनम विकारान विकारम अनाहम उदार उदार अंत्य। तो ये हम इतने डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में इसे देख रहे हैं। ये जो वर्णन यहाँ पे है ये अनाह के लक्षण में हमें मिलता है, जिसका अर्थ ये होता है कि जिस अवस्था में आम दोष अथवा अपक्व अन्न रस और यकृत आमाशय पक्वाशय एवं मलाशय में क्रमशः संचित होते हुए कभी विगुणवाद से विबंध होकर अपने यथोचित मार्ग से नीचे की ओर प्रवर्तन न हो सके, अर्थात निकल नहीं सके, ऐसे विकार को अनाह कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा शास्त्रोक्त है, इसको हम इजी वे में लिखते हैं कि जब कभी जिस किसी अवस्था में आमदोष
आमदोष का मतलब एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, शॉर्ट में हम इसे ऐसा कहेंगे, ऐसा आहार जो हमने ग्रहण तो किया है लेकिन जिसका पाचन नहीं हुआ है या वो पाचित नहीं हो पाया है, तो अग्नि की विकृति में मुख्यतः आमदोष उत्पन्न होता है, या फिर अग्नि ना पचा पाए इस प्रकार के आहार को ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से आमदोष की उत्पत्ति होती है। अग्नि को ना देखते हुए हम अगर आहार लिया जाता है, ज्यादा मात्रा में आहार लिया जाता है, तो इस प्रकार की लक्षण हमें देखने को मिलता है। आमदोष अथवा अपक्व अन्नरस। अब यहाँ पे वही टर्मिनोलॉजी, उसकी वजह से जो अनरस बनेगा वो प्रॉपर वे से नहीं बनेगा, तो अपक्व अनरस बनेगा। ये जब होता है तब यकृत यानी लीवर, आमाशय, स्टमक, पक्वाशय एवं मलाशय यानी यहाँ पे कहा है कोलॉन ही होता है, पक्वाशय और मलाशय एक ही होता है, में क्रमशः संचित होते हुए कभी विघ्न हुआ से, तो इन जगह पे क्या होता है, ये आम जो होता है अपक्व अन्नरस जो होता है वो जमा हो जाता है, ये संचित होता है और विगुत वात से विबंध होकर, यानी जो वात वहां पे रहता है, अब वहां पे कुछ मात्रा में समान वायु रहता है, मुख्यतः अपान वायु रहता है, विगुत वात से विबंध होकर अपनी यथोचित मार्ग से नीचे की ओर प्रवृत्त न हो सके, तो वो उसका कार्य ही है, समान वायु का कार्य है डाइजेस्ट करना, अपान वायु का कार्य है वहां पे निर्मित होने के बाद वो अनुलोम गति से शरीर के बाहर निकल जाता है, वो बनता है, ज्यादा मात्रा में बनता है आम के कारण, लेकिन उसका जो प्रवर्तन होना चाहिए वो प्रवर्तन वहां पे नहीं हो पा रहा है। आम ये विकृत कंडीशन है, उसके कारण वहां पे जो समान वायु के कार्य होता है, अन्न ग्रहति पचती विवेचती मुंचती, वो प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा है। अग्नि की उससे जितनी सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और उसके कारण उसका कार्य योग्य तरीके से नहीं हो रहा है, और उसके बाद बनने वाला जो पान है उसकी मात्रा भी वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी आम की मात्रा बढ़ेगी तो वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा। ओके, तो वो सड़ता है, एक्चुअली बॉडी में सड़न उत्पन्न होती है और उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा मात्रा में होती है, तो वायु की जो वृद्धि होती है, विकृत वायु की जो वृद्धि होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है और वो शरीर के बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब वो शरीर से बाहर प्रवर्तित नहीं हो पाता है, यथोचित मार्ग से नीचे की ओर प्रवर्तित न हो सकने के कारण, अर्थात निकल नहीं सके, तो ऐसे विकार को आनाह कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आनाह का वर्णन किया है कि ये जो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आनाह निर्मित क्यों होता है, तो आनाह निर्मित की मुख्य कारण होता है आमदोष या अपक्व आहार रस, और उसकी वजह से जो वायु निर्मित होता है वो शरीर के बाहर न प्रवर्तित होने का ही उन्होंने आहार का आनाह कहा है, और उसके बाद वो वहां पे फैल जाता है। और उन्होंने फिर उसका डिफरेंस भी दिया है, उन्होंने कहा है कि आदमान में पुरुष उत्सर्जन होता है तो आनाह में पुरुष का उत्सर्जन नहीं होता है। आदमान में क्या होता है, आदमान में पुरुष का उत्सर्जन हो जाता है, लेकिन आनाह में पुरुष का उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा उन्होंने डिफरेंस ये कहा कि आदमान में पेट में वात संचिति होती है, ओके, और आनाह में पेट में पुरुष व आम संचिति होती है। आदमान में पेट में सिर्फ वात की संचिति होती है, जबकि अनाह में पेट में पुरुष व आम इन दोनों की संचिति होती है और उसकी वजह से उसकी निर्मित होती है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे उसके बाद के दो लक्षण देखते हैं। गौरव, ये तो बहुत बार इसके पहले हम देख चुके हैं कि पुरुष वृद्धि के कारण पेट भारी लगता है और सर्व शरीर में भारी होने की अनुभूति होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हेवीनेस फील होता है। पुरुष का उत्सर्जन जब ज्यादा मात्रा में बनता है, उसका उत्सर्जन प्रॉपर वे में नहीं होता है, तब उसके बाद पेन होता है। पुरुष वृद्धि कारण पेट में दर्द या लक्षण उत्पन्न होता है, तो बाकी के ऑर्गन के ऊपर प्रेशर होता है, उसकी वजह से वहां पे वेदनाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे मुख्यतः जो वर्णन हमें मिलता है वृद्धि में, वो हमें दो चीजों का मिलता है, एक मिलता है आदमान और दूसरा मिलता है अनाह। तो आदमान की को नॉर्मल वे से याद रखिए कि पेट फूलना, और
जो आना रहता है, आना का मतलब होता है वहां पे ज्यादा मात्रा में जो आमदोष वगैरह जो बन जाता है, उसकी वजह से वायु वहां पे संचरित होना, उसको कहते हैं आना। और आटोप जो होता है वो उस उसकी वजह से जो वॉइस क्रिएट होती है, उसको वो कहते हैं हम आटोप कहते हैं। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलती है, अधमान, आटोप और आना। उसके बाद हम पुरुष वृद्धि की सामान्य चिकित्सा देखते हैं। तो पुरुष वृद्धि में सामान्य स्वेदन, बस्ती और लंघन किया जाता है। स्वेदन जो चिकित्सा होती है वो मल का निस्सारण के लिए अब स्वेदन अगर बॉडी को देखे तो उससे स्वेद की ज्यादा प्रवृत्ति होकर मल का निस्सारण होता है त्वक से। तो उसी प्रकार से वो शरीर से मल बाहर निकालने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। और बस्ती जो है वो तो मुख्य चिकित्सा ही होती है, अर्ध चिकित्सा जिसे कहा जाता है। तो वो उसके वजह से तो पक्वाशय का शोधन ही होता है। तो बस्ती और लंघन, लंघन की वजह से क्या हो जाता है, अनाहम में जो शरीर में आम संचित हुई है, तो शरीर को जब आहार नहीं मिलता है तो इसका पाचन होता है, इसीलिए लंघन चिकित्सा भी यहाँ पे बतलाई गई। तो ये क्लिनिकल पॉइंट से ये हमें ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन ये मुख्यतः चिकित्सा होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पुरुष क्षय के लक्षण। पुरुष क्षय के लक्षणों में पुरुष की उत्पत्ति कम होने के कारण पुरुष उत्सर्जन कम मात्रा में होना, यह पुरुष है। अब उसकी मात्रा ही कम बनेगी तो उसका उत्सर्जन भी शरीर से कम होता है। तो उसका श्लोक जो है वो सुश्रुत सूत्र स्थान 15/15, सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें कहा है कि पुरुष क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा सशब्दच वायु ऊर्ध्वगमनम कुक्षो संचरम च। तो ये एक इजी एंड इम्पोर्टेंट श्लोक है जो आयवा में बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पुरुष के क्षय होने पर हृदय व पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न होती है, शब्द युक्त वायु की ऊपर की ओर गति तथा उदर में वायु का संचार होता है। तो इसका मतलब हम ये होता है कि पुरुष का जब क्षय होता है, जब वो कम मात्रा में निर्मित होता है, तो जो हार्ट है और जो लेटरल स्पेसेस है, यानी चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है दोनों साइड का, जो कुक्षिका होता है लेटरल साइड्स, तो उसमें पीड़ा होती है। तो नेचुरली मल जो होता है ज्यादा योग्य मात्रा में हम आहार ग्रहण करेंगे, उसका प्रॉपरली डाइजेशन होगा तो योग्य मात्रा में मल की निर्मित होगी और उसका शरीर से निस्सारण होगा। लेकिन अब शरीर में पुरुष का क्षय हुआ है, कम मात्रा में हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या रहेगा कि शरीर को मिलने वाला जो आहार है उसकी ही मात्रा अगर कम रहेगी तो उसके वजह से हमें पुरुष क्षय ये लक्षण मुख्यतः दिखाई देता है। जिसको जो मिलना चाहिए वही हमें अगर नहीं मिला तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आहार रसी प्रॉपर नहीं बन रहा है तो मल भी कम मात्रा में बनेगा। तो उस वक्त हृदय के ऊपर पेन आएगा, तो आहार रस बनेगा, तो आहार रस की वजह ऐसे जो धातु निर्मित की प्रक्रिया है उससे सप्त धातु की निर्मित होगी, सप्त धातु की निर्मित होगी तो रस रक्त का शरीर में योग्य मात्रा से संचरण होगा। अगर आहार रस योग्य नहीं बना है, कम मात्रा में बना है, तो उसकी वजह से रस रक्त की मात्रा भी कम हो जाएगी और रस रक्त की शरीर में संचरण नहीं हो पाएगा। आखिरी का जो ओज है उसकी निर्मित भी कम होगी, तो जो उसका संचरण होता है हृदय के द्वारा उसके ऊपर पेन आएगा। तो इसीलिए हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। और पार्श्व जो प्रदेश है, ओके, तो उसमें अगर उसकी जो प्रक्रिया प्रॉपर वे से होती रही ये तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से जो प्रोसेस वहां पे होती है वो हो नहीं पा रही है, तो वो कार्य वहां पे ना होने के कारण वहां पे पीड़ा उत्पन्न होती है। और शब्द युक्त वायु की ऊपर की ओर गति, और वहां का वायु जो होता है वो विकृत हो जाता है और उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है और उदर में वायु का संचार होता है। तो वहां पे उसको अगर प्रॉपरली रॉ मटेरियल मिलता रहेगा तो समान वायु
अपान वायु अपना कार्य करेंगे, उसको नहीं मिलता है तो उसकी प्रतिलोम गति हो जाती है और वहां पे वो उसका संचरण होने लगता है। ये हमें पुरुष क्षय में दिखाई देता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा है कि पुरुष क्षय में, पक्वाशय में पुरुष की उत्पत्ति कम मात्रा में होती है, इस कारण पक्वाशय में अवकाश निर्माण होता है। ओके, पुरुष क्षय के कारण इस तरह ज्यादा निर्मित हुए वायु का उदर में स्थित आमाशय, आंत्र इत्यादि अवयवों में प्रसरण होता है। इस कारण उदर स्थित अवयवों में तनाव निर्माण होता है। वो तनाव निर्मित अवयवों का दबाव उस स्थान पर पड़कर हृदय प्रदेश व पार्श्व प्रदेश में वेदना होती है और श्वसन कर्म में भी समस्या आती है। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं वो एक व्यू था, और यहाँ पे उन्होंने दूसरा व्यू भी क्लियर किया है कि पुरुष क्षय में क्या होता है, पुरुष की मात्रा कम मात्रा में निर्मित हुआ है, उसके कारण अवकाश वहां पे निर्माण हो जाता है, और जब भी अवकाश निर्माण हो जाता है उसके कारण वहां पे पुरुष क्षय का कारण इस तरह ज्यादा निर्माण हुए वायु का, तो वहां पे वायु जो होती है वो ज्यादा मात्रा में निर्माण होगी, और वायु का उदर में स्थित आमाशय, वहां के ऑर्गन्स आमाशय आंत्र, ये दोनों पे आ जाएंगे, लघुआंत्र बृहदांत्र, इस अवयव में प्रसरित होता है। अब वायु वहां पे प्रसरित हो जाएगा, वहां पे खाली वैक्यूम है, तो इस कारण उधर स्थित अवयव में तनाव निर्माण होता है, तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में वायु बन गया, उसको काम नहीं मिल रहा है तो ज्यादा मात्रा में निर्मित हो गया, और उसके ऊपर वो ऑर्गन वहां पे वो फुला देता है आंत्र को, आमाशय को, उसका दबाव उसके आजू बाजू के ऑर्गन के ऊपर पड़ता है, और वो तनाव दबाव निर्माण अवयव का विशेषकर आमाशय बड़ा होता है ना, आमाशय, तो विशेषकर आमाशय दबाव उर स्थान पर पड़कर, तो आमाशय जो है वो ऊपर है, उसको ऊर्ध्व भाग तो वो कफ का स्थान कहा गया है, तो वो आधा उसमें आता है, हृदय क्षेत्र में आता है, और आधा नीचे आता है। तो जब इन अवयवों को फुला देता है और उसका पेन होता है, तो मुख्यतः जो आमाशय होता है उसका दबाव उर स्थान के ऊपर पड़ता है, और उसके कारण हृदय प्रदेश और पार्श्व प्रदेश में वेदना होती है, और श्वसन कर्म में समस्या रहती है, तो वेदना उत्पन्न वहां पे होगी, पेन होगा क्रिएट, और उसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में समस्या आ जाती है, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है तो सांस फूल जाती है, तो आमाशय में किसी प्रकार की विकृति हो जाती है, उसमें कुछ भी कारण स्वेल हो जाता है, तो वो हृदय प्रदेश के ऊपर भी तनाव उत्पन्न करता है। ओके, तो ये लक्षण हमें वहां पे दिखाई देता है। इस लाइन में एंडिंग में ऐसा कहा है, सशब्दच्च वायर ऊर्ध्वगमनम कुक्षु संचरम च, जो हमने श्लोक देखा था उसमें ये लाइन थी, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुआ वायु आमाशय आंत्र इन अवयवों में संचार करता है, वो उस कारण पेट में आवाज निर्माण होता है। तो एक तो वायु की ज्यादा मात्रा में निर्मित हो गई, या फिर जो वायु है इसको काम नहीं मिला है, इसकी वजह से वो यहाँ वहां जाएगा, और उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग होगी, फैल जाएगा, हृदय के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और उसके कारण आवाज आती है। इसीलिए कहा है कि सशब्दच्च वायु ऊर्ध्वगमन कुक्षि संचरम, जब ऊर्ध्वगमन होता है कुक्षि में, उसका संचार होता है, उसकी वजह से शब्द उत्पत्ति होती है, वायु निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम ये तो उसके उद्योग क्षय थी, हम पुरुष क्षय की सामान्य चिकित्सा देखती है। पुरुष क्षय की सामान्य चिकित्सा हम डलहन टीका में जो वर्णित है, सुश्रुतसूत्र स्थान 35/11, डलहन टीका सुश्रुतसूत्र स्थान 35वें अध्याय के 11वें श्लोक में पुरुष क्षय माश कुलमाशादि नाम आदि ऐसा वर्णन किया गया है, यानी उन्होंने माश कुलित इत्यादियों का वर्णन किया है। इस श्लोक में मुख्यतः ये कहा गया है कि उड़द की जो दाल होती है जिसे माश कहते हैं, उसके बाद कुलित, कुलित का मतलब होता है
जिसे हिंदी में कुर्ती कहते हैं, कुर्ती। उसका जो लैटिन नेम है वो है माइक्रोटाइलम यूनिफ्लोरम, उसे कहते हैं हम इसमें उसका लैटिन लैटिन नेम है ये। और वो कार्बोहाइड्रेट फैट का सोर्स होता है, तो आपको नेट पे मिल जाएगा। ये कुलित, उसकी चिकित्सा में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद कुष्मांड यानी बेनिनकेसाइस पेड़ा, जो पेठा जिससे बनता है ना, तो दो प्रकार का होता है। जो ग्रीनिश होता है, इंटरनल में येलोइश होता है, वो कोहड़ा जो होता है वो खाने के लिए सब्जी में यूज होता है। लेकिन जो व्हाइट कलर का रहता है, ओके, इंटरनल में थोड़ा ऑरेंज सा है, व्हाइट कलर का होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो बेनिनकेसाइस पेड़ा होता है उसको कुष्मांडा कहते हैं, जिससे पेठा बनता है। ओके, तो जो पेठा बनने वाला जो होता है वो मेद्य भी होता है, बुद्धिवर्धक भी होता है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो वो कुष्मांड और जो हरी सब्जियां होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो पुरुष वर्धक होने के कारण पुरुष शय में आहार में इसका समावेश करना चाहिए। मैंने बार बार इसके पहले कहा है कि जो सेलुलोज होता है वो मल को बनने के लिए कारणीभूत होता है, वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मल को बनाता है। और वो जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर उसको खाते हैं तो उसकी वजह से मल जो होगा योग्य तरीके से बनेगा। जो उड़द की दाल होती है, कुर्ती होती है, कुष्मांड होता है, उसकी वजह से भी ये कार्य होता है। तो इनका अगर हमने ग्रहण किया तो इसके कारण पुरुष जो होगा, जो होता है उसमें यह आहार वहां पे फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस अध्याय का लास्ट पॉइंट है कि पुरुष विसर्जन नियंत्रण करने वाले दोष। पुरुष विसर्जन के ऊपर मुख्यतः कौन से दोष नियंत्रण करते हैं, तो आपको पता है इसके ऊपर मुख्यतः नियंत्रित करने वाला दोष होता है अपान। लेकिन अपान के साथ साथ यहाँ पे प्राणवायु भी कार्य करता है, इसीलिए हम ये पॉइंट दिख रहे हैं। तो अपान वायु किस प्रकार से कार्य करता है, तो पक्वाशय में गति निर्माण कर पुरुष का वहन उदर गुद व अधर गुद में कर पुरुष वेग का निर्माण करना। तो वहां पे मल निर्मित करना और उसका वहन जो होता है वो उत्तर गुद से अधर गुद में करना, ये अपान वायु का कार्य है। अनुलोम गति में जब रहता है तो इसके कारण वहां पे कार्य करता है। अब प्राणवायु किस प्रकार से कार्य करता है, तो गुद इस कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय गुद, इस कर्मेंद्रिय का नियंत्रण कर पुरुष वेग निर्माण करके, उसके ऊपर उसका नियंत्रण रहता है। पुरुष वेग को निर्मित करता है, गुद मार्ग का प्रसरण कर पुरुष विसर्जन कार्य में सहायता करता है। तो वो जो गुद कर्मेंद्रिय है उसके ऊपर प्राणवायु का नियंत्रण होता है और वो जो पुरुष के वेग है उसको निर्माण करता है। गुद मार्गों को वो रिलैक्सेशन करता है एनस का और उसको प्रसारित करता है, उसके कारण पुरुष विसर्जन कार्य में वो सहायता करता है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपान वायु और प्राणवायु इस का नियंत्रण रहता है पुरुष विसर्जन के ऊपर। तो ये यहाँ पे पुरुष ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम इसके अंतर्गत आए हुए मुख्य जो श्लोक है उसके बारे में देख लेते हैं। पुरुष के अंतर्गत आए हुए मुख्य जो श्लोक है वो सबसे पहले आए थे, मल शब्द की निरुक्ति आई थी, किट्टम असार भाग चक्रपाणी टीका, या फिर मृज्यते शोध्यते इति मल। ओके, तो ये दो में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। उसके बाद चरक चिकित्सा 15/18 और 19, इसमें कहा है किट्टम अन्नस्य विन्मुत्र असुचितु कफर असृज पित्तम मासच्च खमल हमल स्वेदस्तु मेदसः स्याद किट्टम केश लोम अस्त्यो मज्ज स्नेह अक्षि विटत्वचा। तो ये एक श्लोक है। या फिर अष्टावृत 3/36 and 60, सॉरी
अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3/63 एंड 64। इसमें कहा है कफ पित्त मलाकेशु प्रस्वेदो नखोरमुच स्नेह अक्षी तोग्विषामुज धातु नाम क्रमशः। ये दोनों में से कोई भी एक श्लोक आप कर लीजिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को अगर कर लिया तो इसके अंतर्गत त्रिमल भी आ जाते हैं और सभी धातुओं के मल भी आ जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत का महत्वपूर्ण श्लोक, इसमें बहुत कम इम्पोर्टेंट श्लोक है, ज्यादा श्लोक नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्ट पुरुष स्रोतस के मूल स्थान का श्लोक, पुरुष महानाम स्रोतस्थान पक्वाशी मूल स्थूल गुदच, तो चर विमान स्थान 5/8 ये उसके मूल स्थान का श्लोक। उसके बाद फिर आहार्य द्रव्यों का विपाक और पुरुष, इसका संबंध जो हमने देखा था अष्टांग हृदय शारीर स्थान 9/20 जाठर अग्नि नाम योगाद उदरेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंत्य विपाक इति स्मृता। तो ये जो श्लोक है वो यहाँ से ज्यादा अग्नि में जहाँ पे विपाक का वर्णन है वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से दोनों पॉइंट कवर होते हैं, तो ये श्लोक इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद पुरुष कार्य के श्लोक, पुरुष कार्य के जो हमने श्लोक देखे थे 3 श्लोक देखे थे। अष्टांग सूत्र स्थान 11/5 अवष्टम पुरुष से, तो इस श्लोक में तो आगे मूत्र का और श्वेत का भी वर्णन आएगा। उसके बाद सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8 हमने देखा था पुरुषम उपस्तंभ वायुग्नि धारण, यहाँ पे भी सुश्रुत ने आगे मूत्र और श्वेत का वर्णन किया है। तो ये 2 श्लोक, दोनों में से कोई भी श्लोक कर सकते हो। और उसके बाद अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 11/45 का एक श्लोक आया था कि उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथेचित लघुता शुद्ध पिपासा जीर्ण आरस्य लक्षणम। ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो कोष्ठक का जो प्रैक्टिकल है वो इसके ऊपर अवलंबित है, तो उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर जो श्लोक आज हमने देखे, जैसे पुरुष वृद्धि का श्लोक हमने आज देखा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/13 कुक्ष आधवान आटोपम गौरव वेदनाम शकृत, ये हमने श्लोक देखा। और उसके बाद हमने पुरुष शय का श्लोक देखा था सुश्रुत सूत्र स्थान 15/15 कि पुरुष शय हृदय पार्श्व पीड़ा शब्दच वारुदोगमनम उक्षो संचरम च। तो ये इतने इंपॉर्टेंट श्लोक इस अध्याय के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पुरुष 2 प्रकार के मल देखे, ओके, एक अन्नमल देखा और एक धातुमल देखा। उसके अंतर्गत हमने अन्नमल को स्टार्ट किया, उसमें हमने पुरुष ये पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आज हमने देखा कि पुरुष की वृद्धि क्षय, उसकी सामान्य चिकित्सा और पुरुष विसर्जन पे नियंत्रित करने वाले वायु, और इसके अंतर्गत के सभी इंपॉर्टेंट श्लोक भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो पुरुष ये जो टॉपिक है ये समाप्त हो चुका है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अन्नमल के अंतर्गत का दूसरा मल, यानी हम नेक्स्ट लेक्चर में मूत्र इस मल को स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो पॉइंट आपको क्लियर आउट हो ही गए होंगे। थैंक यू।